सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 51 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तुम ऐसा करो, अपुन के होटल में ठहरो। उधर बहुत काम का लोगन है, जो डिमांड करेगा वो ही होएगा। ये कहकर वो अपने ही अंदाज में सियासत और सियासी मंजरनामे पर भरपूर गुफ्तगू करने लगा, जिसकी मुझे ज़रा बराबर भी समझ नहीं आई थी। इस दौरान हमने चाय ख़त्म की तो मैंने उठते हुए कहा, अच्छा जानी भाई, चलता हूँ, राबता रहेगा। अरे कहीं नहीं जा रहा, अपुन के पास ही तू, डोंट वरी। उसने मेरे दोनों हाथों को दबाते हुए कहा। मैं पलट गया। गली में आए तो वही टैक्सी वाला हमें वापस लेकर चल दिया। मुझे ज़रा भी पता नहीं चला कि हम किन भूल भुलैयों में गए थे और वहां से कैसे बड़ी सड़क पर निकल आए। वो हमें लेता हुआ एक 5 स्टार होटल में आ गया। मैं उस भूल भुलैयों वाले मकान और उस होटल को देख रहा था। सोच रहा था कि पता नहीं उसके मज़ीद कितने कारोबार होंगे। वहाँ उस मकान में वो पता नहीं किस हैसियत से रहता होगा। मैंने इस बारे में सारे ख्यालात झटके और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ लॉबी से होता हुआ काउंटर पर चला गया। उसने बस एक दो जुमले कहे, फिर मुझे सलाम किया और बाहर की जानिब चल दिया। अगले चंद मिनटों में हमारा वहां इस तरह इस्तकबाल हुआ जैसे हम वीआईपी मेहमान हों। तीसरी मंजिल के एक स्वीट में हमें ठहराया गया। मैंने हस्ब आदत खिड़की खोलकर देखा। सामने समुंदर था, अगरचे वहां खासी रोशनी थी, लेकिन रात के अंधेरे में दूर तक नहीं देखा जा सकता था। तभी मुझे ख्याल आया कि इस सारे दौरानिए में जसपाल बिल्कुल खामोश रहा था। उसने कोई बात नहीं की थी। मैंने देखा वो एक सोफे पर बैठा अपनी सोचों में गुम था। क्या बात है जसपाल, तुम इतने खामोश क्यों हो? यार हम क्या कर रहे हैं? ये जो तूने जानी भाई से मदद ली है, इसका क्या फायदा? तू करना क्या चाहता है? वो एकदम से बोला, जैसे नाराज हो। मैं उस आज़ाद को ढूंढ निकालना चाहता हूँ, मैंने कहा तो वो बोला, वो एक मोहरा था, वो कहाँ मिलने वाला है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इतनी जल्दी में हम मार खा सकते हैं, बहुत सोच समझ कर प्लान के साथ यही करेंगे मेरी जान। अभी तो हम बैठेंगे तो सब समझा दूंगा, मैंने कहा। और मैं मजीद कहना चाहता था कि दरवाज़ा बजा। इसके साथ ही एक वेटर ट्रॉली घसीटती हुई अंदर आ गई। उसने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, यह खाना आपके लिए और ये फ़ोन। ये कहकर उसने जेब में से एक महंगा सेल फोन निकाल कर जसपाल की तरफ बढ़ा दिया। उसने पकड़ा और मुझे दे दिया। तभी वो बोली, सर मैं आपकी यहाँ होस्ट हूँ, जो चीज़ भी चाहिए मुझे बता दें। फिलहाल तो कुछ नहीं, जसपाल ने कहा। तो फिर आप ऐसा करें कि खाने के बाद तैयार हो जाएं। मैं अभी आपके लिए ड्रेस लाती हूँ। आपकी तस्वीरें बनाने के लिए एक फोटोग्राफर आएगा तो। उसने बड़ी अदा से कहा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, जसपाल ने कहा तो वो वापस मुड़ गई। अगले 2 घंटों में ये सब हो गया। बिलाशुबा मेरे नकली कागजात तैयार होने थे। जसपाल ने मुझसे बात नहीं की, वो सुकून से सो गया जबकि मैं जागता रहा। वो एक रोशन सुबह थी। हम खूब सोने के बाद बहुत फ्रेश उठे थे। नाश्ता करने के बाद हम वहां से जाने के लिए तैयार हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद वही वेट्रेस फिर आई। उसने मेरे कागजात मुझे थमाए, इसके साथ छोटे बड़े पुराने नोटों की चंद गड्डियां भी थीं। हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने उसे बताया तो उसने पूछा, कहाँ जाना है, मैं इसके लिए बंदोबस्त कर दूं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा तो मैंने जसपाल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। तभी मैंने फैसला कर लिया और उस लड़की को अपने कागजात देते हुए कहा, 2 टिकट अमृतसर के लिए। मेरे यूं कहने पर जसपाल ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, फिर एकदम से हंस दिया। मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा तो वो उस लड़की के साथ बाहर निकल गया। मैंने संधू को बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, बाद में राब्ता करूंगा। शाम के साए फैल रहे थे जब हम ऊगी पिंड के नज़दीक पहुंचे। अमृतसर पहुंचते ही मेरा जी चाहा कि मैं रतनदीप सिंह से मिलूं, उनके पास कुछ देर ठहरूं। लेकिन मैंने फिर किसी वक्त उनसे मिलने का सोचकर टैक्सी ली और तरन तारन तक आए। यूं 3 जगह से टैक्सियां बदलने के बाद ऊगी पिंड आन पहुंचे। सामान के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए सड़क ही से टैक्सी वाले को फारिग कर दिया और फिर ऊगी से बाहर खेतों में बनी सुर्ख रंग वाली कोठी के बाहर पैदल चलते हुए आन रुके। बाहर बंता सिंह बैठा था। वो जसपाल को देखकर यूं चौंका जैसे कोई जिन देख लिया हो।
ओ भाई जी, आप एकदम से ना कोई पैगाम ना, और ये आपके केस। चल यार, बनते आ गया हूं ना, तू सुना ठीक है ना, बाकी बातें फिर करेंगे। जसपाल ने केस वाली बात गोल करते हुए कहा तो उसने गेट खोल दिया और पूछा, सब ठीक है? वाहे गुरु की मेहर है, पर ये केस। जसपाल ने उसकी नहीं सुनी, हम अंदर चले गए। ड्राइंग रूम में एक अधेड़ उम्र खातून बैठी थी। उसने एक निगाह हम दोनों पर डाली। वो हमें यूं देखने लगी जैसे बेहोश हो जाने वाली हो। ओ फुप्पो, रब का नाम है चीख ना मार देना, ये मैं ही हूँ, जसपाल। ये सुनते ही वो उठी और बड़े ही जज्बाती अंदाज में उसे गले लगा लिया। वो काफी देर तक उसे सीने से लगाए रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, ये हो ना हो जमाल पुत्र है। जी फुप्पो, मैं जमाल ही हूँ, मैंने कहा तो उसने मुझे भी गले से लगा लिया। पर पुत्र, अचानक फोन तो किया होता, अनुजीत तुझे लेने। गुलजीत कौर ने कहना चाहा तो जसपाल जल्दी से बोला, वो है किधर? वो तो बाहर ही गया है, हरप्रीत। लफज उसके मुंह ही में थे कि हरप्रीत कौर किसी तूफान की तरह आई और फिर एकदम से रुक कर जसपाल को देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। ये मैं ही हूं प्रीतु, जसपाल ने शोखी से कहा। पर तू वो जसपाल नहीं जो यहां से गया था। उसने जिस अंदाज से कहा, उससे मुझे वो कटर मजहबी लगी। मैं वही हूँ, पता नहीं किस तरह अपना आप बचा कर लाया हूँ। चल मुझे ना मिल, जमाल से तो मिल ले। जसपाल ने जैसे ही मेरा तारुफ करवाया, वो मेरी तरफ यूं देखने लगी जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। जमाल वीरे, ये कहते हुए वो मेरे गले लग गई, फिर अलग होते हुए बोली, बहुत याद करते थे हम तुम्हें, पर ये अचानक। सारी बातें अभी पूछ लोगी या बैठने भी दोगी? जसपाल ने मसनूई गुस्से में कहा। तुम्हें तो बेबे जी ही बैठने को कहेगी, मैं नहीं। जमाल वीरे, तू बैठ, मैं लस्सी लेके आती हूँ। ये कहकर वो जिस तरह तूफानी अंदाज में आई थी, उसी तरह आंधी की मानिंद वापस पलट गई। अंदरूनी कमरे की तरफ चली गई। जसपाल सोफे पर बैठ गया। बहुत गुस्से में लगती है यार। चल, मनाने में कौन सा वक्त लगेगा, मैंने कहा तो कुलजीत कौर बैठते हुए बोली, रब की बड़ी मेहर है पुत्र के तू आ गया। रोज पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आते थे। बड़ा सर खाती रही है हरप्रीत मेरा, कभी उधर की बात तो कभी इधर की बात। लगता है फुफो, अब तो पैरों में जैसे सफर बंद गया है, एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा। खैर आप सुनाओ, उगी में सब ठीक ठाक है ना? जसपाल ने एक लंबी सांस लेकर कहा, सब ठीक है। ये कहकर वो उठते हुए बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करती हूँ। उन्हें गए जरा सी देर हुई थी कि हरप्रीत कौर आ गई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें काफी कुछ था। वो हमारे सामने रखकर बोली, जमाल वीरे, ये अचानक आना कोई सामान नहीं जिसे बाकायदा सफर की प्लानिंग का एहसास हो। लगता है कोई मामला ठीक नहीं। ये तू जासूस कब से हो गई? अब आ गए हैं तो सब कुछ बता दूंगा, क्यों परेशान होती है? जसपाल ने शरारत भरे गुस्से में कहा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, फिर तुम जवाब क्यों दे रहे हो? वो मुंह फुला के बोली। अच्छा चल, खत्म कर दे गुस्सा और मेरा एक काम कर दे। मैंने हरप्रीत की तरफ देखकर कहा। बोल वीरे, क्या काम है? उसने जल्दी से पूछा तो मैंने कहा, एक अलग थलग कमरा। मैंने इस जसपाल के साथ नहीं रहना, ये बहुत बोर करता है। मैंने कहा तो जसपाल एकदम से हंस दिया और हरप्रीत मेरी बात समझते हुए एकदम से शर्मा दी। फिर उठते हुए बोली, आप लस्सी पिए, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। वो चली गई तो मैं लस्सी पीते हुए सोच में पड़ गया। अगले चंद घंटे बहुत अहम थे। दूसरी मंजिल पर कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। मैं बेड पर बैठ गया और अपने सामने लैपटॉप रख लिया। कुछ ही देर के बाद मेरा रोही से राब्ता हो गया। रोही के ऑपरेशन रूम में सरमद के अलावा दो तीन मजीद लोग भी थे। कुछ देर इस मामले पर बात होती रही। फिर मैंने अपना ख्याल बताया। वो उन्होंने मान लिया। मैं पूरी तरह तैयार हो गया। मेरे सामने पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ शहरों के उन लोगों के नंबर थे जो वो नाम नेहाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी चलाने वालों के बड़े थे। बिलाशुबा वो कोई आम लोग नहीं थे। मैंने उनमें से 8 शहरों के लोगों के नाम चुने। मैंने सबसे पहले जानी भाई से राब्ता किया। मैंने जब उससे मदद चाही तो वो एकदम से पुरजोश हो गया। वो मेरे साथ राब्ते में रहा। मुंबई के 2 लोगों के बारे में जानी भाई को कह दिया। उसने एक गैंग बनाकर मुझे उसका नंबर दे दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद उसी मुनासबत से मुझे रोही से उन लोगों के नंबर मिलने लगे जो मुकामी तौर पर उनका वहाँ मुकाबला कर सकते थे। जैसे जैसे मुझे उन लोगों के नंबर मिलते गए, मैं उनसे राब्ता करता गया। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा। जसपाल को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ,
इसलिए उसने हरप्रीत और अनुजीत को अपने साथ मसरूफ रखा और फिर उसे हरप्रीत को भी मनाना था। इसलिए मुझे किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया। रात के आखिरी पहर जब मैंने अपने तौर पर सारे इंतजामात कर लिए और उन लोगों के ज़िम्मे काम लगा दिए तो मैं मुतमईन हो गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से अब भी कोसों दूर थी। मैं रात भर उनके साथ राब्ते में रहा। अगली सुबह, अभी सूरज नहीं निकला था, मैंने ऊगी की रोशन सुबह का मज़ा लिया, सबके साथ नाश्ता किया और फिर से कमरे में आ गया। मैंने एक बार फिर राब्ते करने शुरू कर दिए। सब ने उन आठों के बारे में बता दिया कि वो कौन हैं और उनके मामूलात क्या हैं, वो किस वक्त अपने ऑफिस में आते जाते हैं। मैंने उन सब को शूट कर देने को कहा था और उन्होंने उसी मुनासबत से अपना अपना ख्याल दिया। दिन के 10:30 और 11 के दरमियान ये काम होना था। सभी ने घर, ऑफिस के पास या रास्ते ही का प्लान किया था और मैं इस पर मुतमईन था। 10 बजे के बाद मुझे सबसे पहले चंडीगढ़ ही से प्रोफेसर के लोगों ने बताया कि यहाँ वो बंदा पार कर दिया गया है जिसके बारे में बताया गया था। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर आठों जगहों से ये खबरें मिल गईं। सब ने कामयाबी से वो मिशन पूरा कर दिया था। तभी मैंने रोही की मदद से मुंबई शहर के इलाके दादर में मौजूद उस बंदे का नंबर मिलाया जिनसे उन सब के राब्ते थे। थोड़ी देर के बाद राब्ता होते ही मैंने कहा, हेलो प्रेमनाथ, कैसे हो? कौन हो तुम? अपना तारुफ करवाओ और कहाँ से बात कर रहे हो? उसका लहजा हकारत भरा था। इस खित्ते पर हकूमत करने का ख्वाब तुम लोग देख रहे हो और पूछ मुझसे रहे हो कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैंने तुम जैसे अहमक लोग नहीं देखे। मैंने इंतहाई तंज से कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? इस बार उसके लहजे में काफी हद तक तजस्सुस था। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो सिर्फ 8 लोग काम आए हैं, ये तो शुरुआत है। मैंने तंजिया कहा। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो वहशत से बोला। सिर्फ मेरी सुनो प्यादे, चाहता मैं ये हूं कि अपने बड़ों से मेरी बात करवाओ या अपने जैसे उस प्यादे को मेरे हवाले कर दो जो अपना तारुफ आज़ाद नाम से करवाता है। मैंने नफरत से कहा। ओ, तुम वही तो नहीं हो जो उसके जजीरे से भाग गए थे? हम खुद तेरी तलाश में हैं। वो तेजी से बोला जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। तो फिर आओ मिलें, कहाँ मिलना है? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। इसका मतलब है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? उसने गुस्से में कहा। बिल्कुल भी नहीं प्यारी, मैंने अपना तारुफ 8 लोगों से करवा दिया है। उम्मीद है कि उनके बारे में इत्तलात मिल गई होंगी। अपने बड़ों से बात करके मुझे बताओ कहाँ मिलना है, या अपना सेटअप ख़त्म करके बर्रे सग़ीर पर हुकूमत करने का ख्वाब फिर ख्वाब ही रहने देना है। मैंने कहा, देखो, हम तुम्हें अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं और तुम दुश्मनी कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं, हम शाम से पहले तुम्हारा और तुम्हारे साथ जुड़े लोगों का इस दुनिया से खात्मा कर देंगे। उसने फिर से कहा, चलो फिर मैं शाम के बाद तुम्हारे साथ राब्ता करता हूँ। अपने लोगों को अलर्ट कर दो। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिलहाल मुझे बस इतना ही करना था। उनके सारे सेटअप की चूलें हिल गई थीं। इंतकामन वो कुछ भी कर सकते थे। मैंने सरमद को नूर नगर के बारे में कहा तो उसने वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में मुझे तफसील से बता दिया। वहाँ हर तरह से खैरियत थी। किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए निपटने का पूरा इंतज़ाम था। मैं मुतमईन हो गया। जानी भाई की बात काफ़ी हद तक दुरुस्त थी और वो लोग जो बर्रे सग़ीर पर हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने ये ख्वाब ऐसे ही नहीं देखा था। इस सारे खित्ते पर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं या ताकत जिनके हाथों में है, वो ज़्यादातर मोरूसी हैं। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, उनके जो बड़े लीडर हैं, उनमें ज़्यादातर मोरूसी ख़ानदान हैं या फिर उनके परवरदा लोग। ये सब नफ़रत की सियासत करते हैं। एक दूसरे को कुचलने और नेस्तो नाबूद कर देने के सिवा उन्हें कोई बात ही नहीं आती। लेकिन ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिससे उन्हें कुछ हुआ हो। हाँ, मगर उनमें चंद ऐसी मिसालें हैं जिन्हें बैरूनी ताकतों ने मुकामी लोगों के ताउन से ख़त्म किया। इस बात को समझने की वाज़ेह दलील ये है कि उस मौरूसी सियासत को मजबूत से मजबूत तर क्यों किया जा रहा है। कोई ताकत ऐसी है जो उन्हें सहारा दिए हुए है ताकि उनके एजेंडे पर काम होता रहे। दूसरी तरफ सारे खित्ते में आवाम के वही मसाइल हैं। गुर्बत, बीमारी, बेरोज़गारी, दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम, करप्शन। ऐसे नासूर अब तक कौमों के बदन से बह रहे हैं। हुक्मरानों और अवाम के दरमियान जो तबका है वो ज़्यादा जालिम है। वो हुक्मरानों और अवाम के दरमियान अपना मफाद रख कर दोनों को अंधा किए हुए है। ज़ात पात, कौम परस्ती, फ़िरकावारियत, मजहबी जनूनियत, असबियत, उन सब को परवान कौन चढ़ा रहा है?
ऐसे में बैरूनी ताकतें अपना असर व रसूख उन्हीं लोगों पर इस्तेमाल करती हैं जो ताकतवर होते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर अपने मंसूबे पूरे करते हैं। एक छोटी सी मिसाल के जरिए बात समझी जा सकती है कि सन 74 में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में इस्लामी दुनिया के लिए जो प्लान तरतीब दिया गया था, बैंकिंग से लेकर न्यूज़ एजेंसी तक, कारोबारी मामलात से लेकर करेंसी तक को तय कर लिया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सब कुछ कागज़ों में रुल गया और हालात ही बदल गए। वो प्लान आज यूरोपीय यूनियन की सूरत में दुनिया के सामने है। ये सब कैसे हुआ? इस सवाल को लेकर चलें तो बहुत सारे मामलात सामने खुलते चले जाते हैं। जसपाल के कमरे में हरप्रीत बेड पर बैठी थी। उसने जो भी और जैसी भी थी अपनी रुदात सुना दी तो हरप्रीत ने उसके चेहरे पर देखते हुए कहा, तो इसलिए तूने केस कटा दिए? लेकिन मेरे अंदर जो सिख है वो तो वैसा ही है ना, जसपाल ने जज्बाती अंदाज में कहा। वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि तू अब भी यहाँ नहीं रहेगा, चला जाएगा। मेरा इंतज़ार तो जैसे था वैसा ही रहेगा। हरप्रीत ने अपनी सोच के मुताबिक नतीजा निकालते हुए कहा, ये तेरे सामने है, मैं अब इस मिशन से पीछे नहीं हट सकता। जसपाल ने फैसला कुन लहजे में कहा, तो फिर मैं भी सिखनी हूँ, मेरा फैसला भी सुन ले। मैं इंतज़ार करूंगी तेरा, और तेरे इंतज़ार में चाहे मुझे मौत आ जाए, उसने भी हतमी अंदाज में कह दिया। तो फिर गुस्सा किस बात का? आओ, जो ज़रा सा वक्त हमें मिला है इसे खुशी खुशी गुजार दें, फिर पता नहीं ये लम्हात दोबारा मिलेंगे भी या नहीं। जसपाल ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। तो वो चंद लम्हे रुकी रही, फिर उसके सीने से जा लगी। न जाने कब के रुके आंसू थे जो बह निकले, या फिर आने वाले वक्त के एहसास से वो रो दी थी। जो भी था वो जी भर के रोई। जब जी हल्का हो गया तो उससे अलग होते हुए बोली, तू ठीक कहता है जसपाल, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। चल अब ये जज्बाती बातें ख़त्म कर और तैयार हो जा, जलंधर चलते हैं। कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर वापस आ जाते हैं। जसपाल ने कहा, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, खाने पीने को यहाँ बहुत कुछ है। हमें पहले बलबीर सिंह से मिलना है, फिर उसके बाद एडवोकेट गिल से। यहाँ की तुम्हारी जायदाद के बारे में अभी कुछ मसाइल हैं, वो हल होने वाले हैं। हरप्रीत ने कहा तो वो सर हिलाकर रह गया। तेरे साथ जाना है, तू जिधर भी ले जा, जसपाल ने शोखी से कहा। वो जमाल को साथ, हरप्रीत ने कहना चाहा, तो जसपाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, ओ छोड़ उसे, उसे सोने की बीमारी है, उसे सोने दे, हम तब तक आ जाएंगे। ठीक है, वो एकदम से मान गई और नकोदर जाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने जाते हुए बलबीर सिंह से मिलते हुए जाना था। सूरज डूब चुका था। कुछ देर पहले अनुजीत मेरे पास से उठकर गया था। मैं कमरे में पड़ा था, फिर हवाखोरी के लिए ऊपर छत पर चला गया। मगरिब की जानिब ऊगी पिंड फैला हुआ था जो कस्बे की सूरत इख्तियार कर गया था। मैं कुछ देर वहां चहल कदमी करता रहा, फिर एक कुर्सी पर बैठकर रोही की मदद से प्रेमनाथ से राबता करने को कहा। लेकिन इससे पहले मैंने नूर नगर के बारे में तसल्ली कर ली। वहां बिल्कुल सुकून था। प्रेमनाथ जैसे मेरे ही इंतजार में था। जो होना था सो हो गया। हम तुमसे अब भी दोस्ती चाहते हैं, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। क्या तुम्हारे बड़ों का यही फैसला है? मैंने पूछा। जाहिर है ये फैसला हुआ तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं ना, उसने मुफाहमाना लहजे में जवाब दिया। अब अपने बड़ों के बारे में तुम मुझे बताओगे या मैं उसे खुद तलाश कर लूं? मैंने पूछा। उसे तो हमने भी नहीं देखा, अगर तुम तलाश कर सको तो शौक से, उसने जवाब दिया। ये बात तुम खुद कह रहे हो या फिर अपने बड़ों की मर्जी से? तंजिया अंदाज में कहते हुए मैंने कह कहा लगा दिया। तुम उन्हें तलाश नहीं कर सकते, इसलिए बात मजाक में टाल रहे हो, उसने तंज किया। तुम्हारा वो मोहरा आज़ाद, उसने भी मुझसे एक वादा किया था। कहाँ है वो, ताकि वो मेरे साथ किए हुए वादे को निभाए? मैंने पूछा। अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर, तुम अगर हमारे साथ दोस्ती करते हो तो बात आगे बढ़ाएं, उसने पूछा। तुम लोगों की वजह से मेरा अब तक $10 मिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। पहले वो दो, फिर बात करते हैं, मैंने कहा। तो वो अगले ही लम्हे बोला, बोलो कहाँ देने हैं? कहाँ दे सकते हो? मैंने पूछा। पाकिस्तान और भारत में कहीं भी, उसने कहा। तो ठीक है, मुंबई के जोहू में अशोक नगर की स्ट्रीट 3 पर जो बैंक है उसमें रकम डाल दो, कल 10 बजे तक। अकाउंट नंबर तुम तक पहुंच जाएगा, बाकी बातें फिर करते हैं, मैंने कहा और फोन बंद कर दिया। रोही वाले भी हमारे दरमियान होने वाली बातें सुन चुके थे। जिस वक्त मैं बात कर रहा था उस दौरान जसपाल को रोनीत कौर का फोन आया। वो मुझसे बात करना चाह रही थी।
वो उस वक्त नकोदर में एडवोकेट गिल के पास था। उसके बताने पर मैंने रोनीत कौर को फ़ोन किया। तुमने जिस कंपनी के बारे में कहा था, मैंने उसे हैक करके उसके बारे में सारी मालूमात ले ली हैं। उसके बारे में सारी तफसीलात मैंने मेल कर दी हैं। उसने बताया तो मैंने पूछा, रोनीत, तुमने कभी गांव की जिंदगी देखी है? मतलब कभी वक्त गुजारा है गांव में? मुझे नहीं याद कि मैंने गांव में कहीं एक आध दिन से ज्यादा वक्त गुजारा हो, उसने हैरत भरे अंदाज में कहा। ठीक है, मैं तफसीलात देख कर बताता हूँ कि तुम्हें यहाँ गांव में आना होगा या फिर मैं मुंबई आ जाऊँ, कैसा है, मैंने पूछा। तुम ही यहाँ आ जाओ, यहाँ मौसम ज़्यादा अच्छा है, इंजॉय करने का मौका ज़्यादा मिलेगा, उसने हंसते हुए कहा। तो मैं समझ गया कि वो क्या चाहती है। कुछ देर उसके साथ मजीद बात करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगले दिन के बाद क्या करना होगा। ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अब अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं छत से नीचे आया तो ज्योति दरवाजे में खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, बड़ी बीबी आपको खाने की मेज़ पर बुला रही हैं। बाकी लोग, मैंने पूछा। उनमें कोई भी नहीं है, वो अकेली बैठी हैं, उसने बताया। तो मैं बजाय कमरे में जाने के उसके साथ ही चल दिया। रास्ते में उसने बताया कि अनुजीत रात देर से आएगा और वो दोनों अभी तक नकोदोर से ही नहीं निकले, उन्हें भी देर हो जाएगी। मैं जब खाने की मेज पर पहुंचा तो कुलजीत कौर अकेली बैठी थी। आजा पुत्र, खाना खाएं। उनमें तो आज कोई भी नहीं, उन्होंने कहा। तो मैंने हंसते हुए कहा, हर सिख अपने आप को 1.25 लाख कहता है, आप मुझे 2 लाख समझ लो। आप 2 लाख के साथ खाना खा रहे हो। मेरे यूं कहने पर वो खिलखिलाकर हंस दी। खाना मजे का था। इस दौरान कुलजीत कौर से बातें भी चलती रहीं। वो एक दर्दमंद दिल रखने वाली तहम्मुल मिजाज खातून थी। खाने के बाद मैं दोबारा कमरे में आ गया। उस वक्त मैंने रोनीत कौर की तफसीलात देख ली थी। जब ज्योति मेरी साइड टेबल पर चाय रख कर गई, उन तफसीलात में कुछ नहीं था सिवाय एक ऐसी कंपनी के जो आम कारोबारी होती है। मैं चाय पीते हुए सोचता रहा, मैं उन लोगों की तलाश में वक्त ज़ाया कर रहा हूँ या इसमें से कुछ निकलेगा भी। बहुत देर सोचते रहने के बाद मुझे जब कुछ समझ में ना आया, मैंने सब समेटा और एक तरफ रखा और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह मैं जल्दी बेदार हुआ। मैं फ्रेश होकर छत पर गया तो जसपाल पहले ही से वहां मौजूद था। हम रात देर से आए थे, तुम उस वक्त सो गए थे, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, वरना क्या कुछ हो गया है इसका तुम्हें पता ही नहीं, मैंने हंसते हुए उसे कहा। तो उसने पूछा, क्या हो गया, ज़रा मैं भी तो सुनूं। तब मैंने उसे इस इख्तसार के साथ सारे वाक़यात बता दिए। वो संजीदगी से सुनता रहा, फिर सोचते हुए बोला, तुम्हारे ख्याल में अब यहाँ डेड लॉक है, मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो कैसे, मैंने पूछा। देखो, बाकी मुल्कों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इन ममालिक में सियासतदान वो लोग हैं पानी के जिनके पुलों के नीचे से होकर गुजरता है। मतलब उनके सहारे के बगैर या उनकी मालूमात में होता है कि उनके इलाके में हो क्या रहा है, तभी ऐसे गैंग परवरिश पाते हैं। वो उनसे पूरा पूरा मफाद लेते हैं, उसने मुझे समझाते हुए कहा। मगर हम तो किसी सियासतदान का सहारा नहीं ले रहे, मैंने जवाबन कहा। हम कौन सा गैंग बनाकर बाकायदा कोई काम कर रहे हैं? और फिर तुम मेरी बात नहीं समझे। बड़े सियासतदान अपना गिरोह रखते हैं और कई गिरोह इतने ताकतवर हैं कि वो खुद अपने सियासतदान तख्लीक करते हैं ताकि उनकी ताकत का सिक्का जमा रहे और वो जो चाहें सो करें, उसने पुरजोर अंदाज में कहा। मैं अब भी नहीं समझा कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा। देखो, ये जो 8 बंदे ज़ाया हुए हैं, ये कोई आम कीड़े मकोड़े तो थे नहीं। अगर कल तुमने न्यूज़ सुनी होती तो तुम्हें किसी हद तक पता चल गया होता कि कौन लोग रद्द अमल दिखा रहे हैं। जाहिर है उन्हें कोई तकलीफ हुई होगी तो वो रद्द अमल दिखा रहे हैं ना। वहीं से आगे रास्ता निकलता है। जसपाल ने बड़े पते की बात कही थी। उनके साथ तंजीमें भी एहतजाज कर रही होंगी, मतलब न्यूज़पेपर देखे जाएं, उनमें उन लोगों की तस्वीरें भी होंगी, मैंने कहा। जमाल, मैंने अब तक यही समझा है कि कोई भी ताकत, चाहे वो छोटी है या बड़ी, उसकी कहीं ना कहीं दिलचस्पी ज़रूर होती है। ये सामने की बात है। वो उस दिलचस्पी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। जितनी बड़ी ताकत होगी, वो उतनी बड़ी दिलचस्पी रखेगी, उसने संजीदगी से कहा। तो मैंने पूछा, तुम कोई इसकी मिसाल दे सकते हो? क्यों नहीं, मिसाल के तौर पर एक असला डीलर ये चाहेगा कि उसका असला बिके। जाहिर है जहां लड़ाई होगी वहीं बिकेगा। मंशियात फरोश उन जगहों पर कब्जा करेगा जहां मंशियात बनती है या बिकती है। कोई तेल की दौलत पर अगर कब्जा जमाना चाहता है, उसके लिए चाहे जितने भी लोग मर जाएं,
ایک سیاستدان کو عہدہ چاہیے، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس طرح ایک طویل فہرست ہے، کہیں پر مفاد ایک ہو جاتا ہے اور کہیں پر یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہی جنگ پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ اس نے انتہائی دکھ سے کہا۔ تمہارے خیال میں انسانی فلاح کے لیے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا؟ میں نے پوچھا۔ ایسا ہے، تبھی یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ رب کا اپنا ایک نظام ہے، وہ تو چلنا ہی ہے۔ انسان چاہے جو مرضی کرتا رہے، سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وسائل پر قبضے کی اس جنگ میں رب کا نام لے کر بھی انسانیت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو تم نے ٹھیک کہا، یہ شیطانی قوتیں ہیں نا؟ میں نے کہا تو وہ بولا، اب دیکھو، پاک بھارت تو رہے ایک طرف، تھائی لینڈ کا ایک شہر ہے پتایا، جس کا نام تم نے سنا ہوگا۔ اس ملک میں بڑا امن تھا۔ جس طرح بھی انہوں نے ترقی کی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جیسے ہی وہاں پر G8 کا اجلاس ہونے کی تیاریاں ہوئیں، معاملات ہی کچھ دوسرے ہو گئے۔ G8 کا تو اجلاس نہیں ہوا، لیکن تب سے ملک کے حالات خراب ہونے لگے۔ مجھے ان کے حالات میں دلچسپی نہیں، فقط یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی کون سی قوت ہے جو وہاں امن نہیں چاہتی، اور وہ دلچسپی ہے کیا جس کے لیے انہوں نے امن تباہ کر کے رکھ دیا؟ ہاں، یہی خفیہ طاقتیں اپنا ایجنڈا اس دنیا پر نافذ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کے رد عمل میں بھی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ خیر، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہیں کون لوگ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، کیونکہ ایسے میں ہرپریت ایک ٹرے میں چائے کے مگ رکھے وہیں پر آ گئی تھی۔ یہ صبح صبح کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ اس نے مگ ہمیں تھماتے ہوئے کہا۔ میں جسپال سے پوچھ رہا تھا کہ تم ہرپریت سے شادی کب کر رہے ہو؟ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس پر ہرپریت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تو ہمارے درمیان خاموشی رہی۔ چائے پینے کے دوران یوں ہی وہ نقو در جانے اور وہاں کے احوال کے بارے میں بتاتے رہے۔ پھر ہرپریت مگ لے کر نیچے چلی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جسپال اس کے بارے میں بات کرے، لیکن اس نے نیچے جا کر اخبار دیکھنے کو کہا تو میں اس کے ساتھ نیچے چلا گیا۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر مختلف اخبار پڑھتے ہوئے رد عمل نوٹ کرتا رہا۔ اس دوران میں نہا کر فریش ہو گیا۔ ناشتے کی میز پر جانے سے پہلے اس نے بھارت اور پاکستان میں سے ایک ایک سیاست دان کا نام میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے۔ میرا یقین کرو، ان میں سے بہت کچھ نکلے گا۔ اس نے پورے یقین سے کہا۔ بھارت میں اس نے جس سیاست دان کا نام لیا تھا وہ ممبئی ہی کا رہنے والا تھا۔ رمیش پانڈے اس کا نام تھا، اور وہ رکن پارلیمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی تھا۔ پاکستان میں ملک فرحان سیال تھا، جو ان دنوں اپوزیشن میں تھا اور بہت خاموش تھا۔ وہ بیان نہیں دیتا تھا اور نہ ہی وہ میڈیا کے سامنے اتنا آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ لوگ صاف ہوئے، اس نے بھرپور قسم کی احتجاجی بیان بازی کی تھی۔ بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں ان دونوں کے بارے میں سوچتا ہوا ناشتے کی میز تک جا پہنچا۔ اس دن انوجیت کے ساتھ خوب باتیں ہوئیں۔ وہ زیادہ تر مقامی سیاست کے بارے میں ہی بات کرتا رہا۔ اصل میں وہ جس سکھ تنظیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس کا اپنا طریقہ کار تھا۔ بہرحال خوشگوار ماحول میں ناشتہ ختم کیا گیا۔ میں، جسپال، ہرپریت اور انوجیت وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد باتوں کے بعد یہ طے ہوا کہ مجھے اوگی پنڈ دکھایا جائے۔ ہم چاروں ہی نکل پڑے۔ وہ پرانا کنواں دیکھا جہاں ہیرا سنگھ کی لالو قلندر سے ملاقات ہوئی تھی۔ اب وہاں بس برگد کا درخت تھا۔ کنواں ختم ہو چکا تھا۔ وہاں کافی وقت گزارنے کے بعد ہم گاؤں کی جانب چلے گئے۔ میں نے وہاں پرانے گھر دیکھے، چوپال اور وہ جگہ جہاں کبھی مسجد ہوا کرتی تھی۔ اب وہاں مسجد نہیں تھی۔ دل کافی دکھا۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ روہی سے فون آ گیا۔ مجھے یاد تھا کہ اس وقت ممبئی میں پریم ناتھ میرے فون کے انتظار میں ہوگا۔ مجھے صورتحال بتا دی گئی۔ وہ پوری فیلڈنگ کے ساتھ تھا۔ فون اس سے ملایا جا چکا تھا۔ اکاؤنٹ نمبر بتا دیں، بلا کسی تمہید کے کہا گیا۔ اب مجھے تمہاری رقم نہیں چاہیے کیونکہ تمہاری نیت کچھ اور ہے، میں نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ لگتا ہے کچا کھلاڑی ہے تو، ہمت ہے تو چھین لے مجھ سے رقم، میں تمہیں اب بل سے نکال کر ہی رہوں گا۔ اس نے انتہائی طنزیہ انداز میں کہا۔ میں تیرے باپ کو بل سے نکالنے کے چکر میں ہوں، دیکھتے ہیں کب تک چھپتا ہے، میں نے کہا۔ بہت بھولے ہو تم، بلکہ بے وقوف۔ پہلے مجھ سے تو نپٹ لو، پھر خواب دیکھنا۔ رقم تو مجھ سے تو نہیں لے سکے، اس نے کہا لگا کر کہا۔ میں صرف یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دوستی کرنا چاہتے ہو یا دشمنی۔ اتنا لاؤ لشکر لا کر تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تم لوگ دوستی نہیں چاہتے، صرف مجھے سامنے لانا چاہتے ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر آ جاؤ نا سامنے، روکا کس نے ہے؟
ठीक है, इंतज़ार करो, मैंने कहा। तब फ़ोन बंद हो गया, रोही का फ़ोन चल रहा था। उन्होंने मुझे वहाँ की सूरत हाल बता दी। मैंने उसी लम्हे मुंबई जाने का फ़ैसला कर लिया। हम मज़ीद कुछ देर ऊगी पिंड घूमते रहे, फिर वापस घर आ गए। वहीं आकर मैंने जसपाल को बताया कि अभी कुछ देर बाद ऊगी से निकल रहा हूँ। ये अचानक फ़ैसला? उसने पूछा, तो मैंने उसे इख्तसार से सारी बातें बता दीं। मुझे बहरहाल जाना होगा, मैंने कहा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा ये फैसला दुरुस्त है। हम इसमें उलझ कर रह जाएंगे। हमने जो रास्ता तय किया है, हमें उसी पर चलना होगा। उसने सोच भरे लहजे में कहा। तो फिर ये मुंबई, मैंने कहना चाहा तो वो बोला, अगर सांप की गर्दन पकड़ ली जाए तो फिर वो सारे का सारा हाथ में आ जाता है। तब उसका जहर निकालना बहुत आसान होता है। हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है जो ये सारा निज़ाम चला रहा है, और ये हमें रामेश पांडे ही बताएगा। तब फिर मुझे मुंबई जाना होगा, मैं निकलता हूँ, मैंने कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ तुम नहीं, मैं भी। आज ही दोनों निकलेंगे। मेरी हरप्रीत से बात हो चुकी है, डोंट वरी। तो चलो फिर निकलें, मैंने कहा तो उसने हाँ में गर्दन हिला दी।